प्रोग्राम में बात करेंगे टर्की में होने वाले खुसूसी OIC इजलास की, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे थे। वजीर आजम के हमरा वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी थे। इजलास से खिताब करते हुए फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि अमेरिका ने सालसी का किरदार रखने का हक खो दिया है। टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोवान का कहना था कि इजराइल एक काबिज और दहशतगर्द मुल्क है और ये कि जेरूसलम मुसलमानों के लिए एक रेड लाइन है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने खिताब में 3 सिफारिशात पेश की कि मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए, OIC ममालिक इजराइल पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाएं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी मशवरा मांगा जाए। उसके बाद बात करेंगे वफाकी वजीर बिजली अवैस लगारी की, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवैस लगारी का कहना था कि पाकिस्तान अब इजाफी बिजली पैदा कर रहा है और इसका क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को जाता है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग की जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद 05126027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। अगर आप चाहते हैं तो हमें सोशल मीडिया के जरिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा बीबी, आलमी और मकामी खबरें और अहम खबरें अपनी जगह, लेकिन ये जो तुमने अवैस लगारी साहब का जिक्र किया है, कल हमने एक और हवाले से वो जेट ऑयल और फर्नेस ऑयल का जो झगड़ा था और 2 अखबारों के इदारियों का जिक्र किया, तो बात आ गई ज़ाहिर है यकीनन लोड शेडिंग पे। और तुम्हारे सामने, हालांकि हम उस मौजू से हट गए थे, हम तो तेल क्राइसिस की इम्पेंडिंग आवाम ने, हमारे देखने वालों ने एक कतार लग बस आपको पता है, बिजली आप कहें ना प्रोग्राम में बिजली लोड शेडिंग तो एक लाइन लग जाती है। ये तो एक आम बात है ना, एवरी टाइम। ये तो रोज की बात है ना कि जैसे ही आप बिल्कुल सही कह रही हो कि हम इस प्रोग्राम में बोल बोल पाकिस्तान है, लोड शेडिंग का लफ्ज आए, लाइन, बाकी सारे टॉपिक गए साइड पे और कितना ही चाहे वो इम्पोर्टेंट और अहम क्यों ना हो। उसके बावजूद आज उन्होंने मौसूफ ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मैंने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि हम नॉर्मली मेहमानों को नहीं लेते, तो मैंने कहा यार उनको टेलीफोन पर किसी तरह ढूंढो, उनसे बात करेंगे, सवाल करेंगे। आई होप कि वो हमारे हाथ आ जाएंगे और उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या मसला है, क्यों बढ़के लगा रहे हैं और क्या। अब आप जब वो ये इसको सेट कर रही थी तो उससे वक्त आपकी निगाह नहीं पड़ी, क्योंकि ये उसके बाद की डेवलपमेंट है। वो ये है कि मैं आपको बार बार कहे चले जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो यरूशलेम को आज़ाद करवाने इज़राइल से इस वक्त इस्तांबुल गए हुए हैं। मौसूफ की अपनी हालत ये है कि उनकी कौमी असम्बली में जहाँ के वो कायदे ईवान हैं, कोरम ही पूरा नहीं हो पाता, कोरम पूरा नहीं हो रहा। आज तीसरा दिन है। कौमी असम्बली का ये इजलास बुलाया गया क्लियरली इस इंटेंट और मकसद के तहत, एजेंडे में डाल भी दिया गया और फिर वापस लिया कि जी फाटा रिफॉर्म्स बिल देना। पीर, मंगल, बुध, तीनों दिन कोरम की निशानदही, खुदा हाफिज। पहले दिन हंगामा हुआ कि लोगों ने कहा कि साहब आप वो बिल क्यों नहीं लाए हैं। अब आज कबायली अमायदीन का एक जिरगा और वहाँ के नौजवानों का एक जिरगा अलग अलग, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ में, बिल्कुल ठीक, वहाँ कोर कमांडर पेशावर भी मौजूद, दीगर आला हुक्काम, ISI के सरबराह भी। अब उनसे खिताब करते हुए आर्मी चीफ साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि भाई पाकिस्तान आर्मी फुल्ली मुकम्मल तौर पर हमायत करती है कि फाटा को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, यानी वही कि इंजमाम वाला किस्सा, और वो इस सिलसिले में अपना तमाम
ठीक है, जो भी वो कर सकते हैं। अब देखो, बुल्ले शाह ने जब पंजाब में बिल्कुल हाड़ा हुड़ी आज जैसी मची हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इस दौर को, उस जमाने को उन्होंने कहा था कि ये शक शुबे का वेला, यानी ये वो वक्त है जब आप शक, हर एक पर शक करते हैं, हर एक पर शुबे का इजहार करते हैं। अब वजीर आजम साहब ने जुमा की सुबह तशरीफ लाना है, और मीटिंग जुमे की सुबह उन्होंने पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को बुला रखा है। अब फर्ज करो कि जुमे के दिन उस नाश्ते की वजह से, यानी फर्ज कर लेते जुमे के रोज ही यही बिल पेश भी हो जाए, मंजूर भी हो जाए, तो क्या उसका क्रेडिट वजीर आजम को जाएगा? नहीं, क्या दुनिया समझेगी कि वो गवर्नमेंट जो है डिले कर रही थी। एक वक्त गया आर्मी चीफ को मिलने, उन्होंने कहा प्लीज हमारी मदद करें, आर्मी चीफ ने मदद की और बिल पास हो गया। हालांकि मैं तुम्हें बगैर किसी इनसाइड इंफॉर्मेशन के खुले दिल के साथ मैं ये कहता हूं कि शायद ऐसी बात नहीं होगी। ठीक, राइट। मुझे पूरा यकीन है कि ये मीटिंग ये पहले से तयशुदा होगी। Probably, I'm sure आर्मी चीफ से मिलना इतना आसान तो नहीं होगा ना, उन्होंने टाइम लिया होगा तो वो गए। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत अरसे से ये लोग अपनी काविशों में मसरूफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस पे काम कर रहे हैं, तो शायद 2-3 महीने से वो ये मीटिंग सीख करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, वेरी लाइकली। अब इस इजलास की टाइमिंग ऐसी हो गई कि उसके नतीजे में होगा वही स्पेकुलेशन। लो जनाब, फिर डंडा कम आया ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यानी पेशावर से कराची तक जो थड़े की बात जाएगी, हाँ, कि वो फिर आर्मी चीफ साहब ने कहा तो फिर ये हो गया कि भाई यही है। हाँ, ये फौज नहीं इनसे को काम कराने का तरीका सियासतदानों से यही है कि फिर आप फौज से कहलवाएं तो बात हो जाती। अब ये बुनियादी अब पॉलिटिक्स की बातें, और मैं हैरान हूं कि ये यानी अब इस कौमी असेंबली में, इस हुकूमत में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए बीवी, इनमें से बहुत सारे 1985 से आ रहे हैं असेंबलियों में। ये खुद को बहुत एक्सपीरियंस्ड एक सियासतदान कहते हैं। अरे न सही बाबा, अभी 4.5 साल हो गए हुकूमत में इन्हें। ख्वाजा आसिफ 1911 से मेरा ख्याल है कि आते चले जा रहे हैं। सही। खुद शाहिद खाकान अब्बासी पहली मर्तबा 1990 में नहीं बल्कि 1988 में, ठीक, जब इलेक्शन हुए जनरल जिया के बाद, ठीक है, उस वक्त से हर असेंबली में आए, एक को छोड़कर। ठीक हो गई बात। वजारतों में भी रहे, एहसन इकबाल साहब इतने पुराने। यार अब मसला ये है कि ये आप इस मौजूदा तनाजुर में रख के बात करें, और अगर फर्ज करें कि खुदा न खास्ता मैं ये कहता हूं कि आज के इजलास के बावजूद ये मंजूर नहीं हो पाता, असेंबली नहीं कर पाती, या नंबर सिर्फ इतने कम होते हैं या इतने महदूद और इतने मैनिपुलेटिवली वल्नरेबल होते हैं कि पीपल्स पार्टी भी वोट देने के लिए मौजूद, नून लीग के लोग भी कुछ मौजूद, पीटीआई के भी मौजूद, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो मुकम्मल मुखालफत कर रहे हैं और महमूद खान अचकजई वो एक क्रिटिकल नंबरिंग हो, वो पुल आउट कर लें। हाँ, तो ये होगा कि जी नवाज शरीफ की जमात के ट्रस्टवर्दी एलाइस आई.ई. बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान और अचकजई, उन्होंने फौज को कहा कि आप कौन होते हैं ये करवाने वाले। हाँ, हालांकि वो तो वैसे ही मुखालफत कर रहे थे, तो भाई करवा के ताल्लुक नहीं, यानी बिल्कुल एक कैच 22 सिचुएशन। जबकि मैं दोबारा कह रहा हूं कि हरगिज ये टाइमिंग इस तरह नहीं है कि अच्छा भाई नहीं हो रहा तो ऐसा करते हैं कि ये इजलास हो जाए और वहां से आर्मी चीफ से ये स्टेटमेंट दिलवाई जाए। अब इस तरह के हालात में जब एक मुल्क का वजीर आजम, भाई ठीक है टर्की अपना दोस्त है, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, वहां पर आप उनके सदर ने, हमारे सदर से बात की थी अर्दवान साहब ने, आप ममनून हुसैन साहब को भेज देते, ख्वाजा आसिफ साहब को भेज देते, साथ में ख्वाजा आसिफ साहब, भाई सरबराही भी हो गया ना, तो हेड ऑफ स्टेट हैं, बल्कि हमारे तो हेड ऑफ स्टेट वहां मौजूद हो जाते, ये अपनी जगह हुआ। अब मकसद क्या है इस सारे किस्से का कि जी यरूशलेम को अमेरिका ने, ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया।
آپ مجھے بتائیے جو قرارداد آئی ہے وہ میں یہی وہ ہے کیا؟ I don't know, مطلب اس میں did they... اب یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب ان تمام تر مسائل کے باوجود وہاں گئے ہیں تو لائک اٹ اور ناٹ مسلم امہ کی واحد ایٹمی قوت کو اپنی پار پروجیکشن آنی چاہیے. یہ کوئی بات نہیں. پاور پروجیکشن کی ہے آپ نے کیا پاور پروجیکشن کی ہے کہ آپ کو بہت کریٹو آئیڈیا کے ساتھ گئے ہوتے. میں یہی پوچھنے لگی تھی نصرت صاحب کہ یہ جو انہوں نے 3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں یہ اس سے کیا سمجھیں ہم؟ یونائٹڈ نیشنز میں یہ ایشو پہلے ہی نہیں ہے؟ اقوام متحدہ میں جائیں گے نہیں تو وہاں کیا سیکورٹی کونسل میں جائیں تو امریکہ ویٹو کر دے گا. ہاں رائٹ. جنرل اسمبلی میں قرارداد ہو تو تقاریر ہوں گی. یہی کہ ہی سیڈ سپورٹ اگر سیکورٹی کاؤنسل میں نہ ہو سکے تو جنرل اسمبلی میں جا کے سپورٹ لینی چاہیے. تو سپورٹ سے کیا قرارداد ہوگی نا کیونکہ جنرل اسمبلی تو اس طرح کا انٹرونشن نہیں کر سکتی نا. نہیں بالکل بھی نہیں. وہ نہ ہو تو آپ یہ کریں کہ آئی سی جے میں چلے جائیں, پتہ نہیں ان سے ایڈوائزری لیں. عدالت میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ ٹرمپ کے وارنٹ ایشو کر دیں گے. میں یہی I mean I am trying to understand. مجھے یہی لگا شاید مجھے فورن افیئرز نہیں سمجھ آ رہی. آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے بھی نہیں سمجھ آئی یہ باتیں. تو کیا is there anything more to it؟ تینوں سٹیپس میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ فیصلہ جی اسرائیل کا بائیکاٹ کریں یہ تو ایک تو ویسے بھی کر سکتے ہیں یعنی فروئی تجویز ہو گئی نا. فیصلہ کیا ٹرمپ نے. ٹرمپ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ فیصلہ تم واپس لے لو. وہ تو نہیں لے گا. یہ فیصلہ واپس لینے کی استدعا یا مطالبہ کرتے ہوئے کچھ ورنہ بھی تو لگانا پڑتا ہے نا. ورنہ نہیں ہے کوئی. وہ ورنہ کہاں ہے؟ نہیں ہے کوئی بھی نہیں نظر آیا مجھے. انہوں نے پھر بہت سے غیر معمولی اجلاس کر دیں وہ بھی نہیں. غیر معمولی اجلاس اسلامی ممالک کا, اس میں اسلامی ممالک کا اہم ترین ملک سعودی عرب فورن منسٹر وہ نظر آیا؟ نہیں صرف ہیڈز آف اسٹیٹ آئے تھے ایران سے. محمد بن سلمان نظر آئے؟ نہیں بہت ہیڈ آف اسٹیٹ آئے تھے ایران سے, آذربائیجان سے اور ایک اور جگہ سے. دیٹس اٹ. یو اے ای نے صرف وزیر خارجہ بھیجا. جی لیکن قطر کی نمائندگی موجود. قطر اور ان کے کیا تعلقات ہیں؟ آپ کا اپنا گھر. اچھا ایجپٹ کے السیسی وہی جو ہمسایہ ہے وہاں موجود نہیں, جس کے پاس فوج ہے, جس نے اسرائیل کے ساتھ 2 جنگیں لڑی 67 کی اور 73 کی. کسی ملک نے تعلقات ختم کرنے کی بھی اناؤنسمنٹ نہیں کی آج. اگر وہی کوئی سٹیپ لے لیتے کہتے اردوان صاحب خود اردوان کا دیکھیں نا. آپ کو یاد ہوگا 2010 میں اعلان کیا, ان دنوں یہ وزیر اعظم ہوتے تھے, انہوں نے اعلان کیا کہ جی غزہ میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ان دنوں اسرائیل نے کارڈن آف کیا ہوگا, ان کو انسانی امداد مہیا کرنے کے لیے جہاز بھجوائے تھے فلوٹیلا. چلیں بس بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا 2010 کا واقعہ ہے. وہ جا رہے تھے وہ فلوٹیلا جو تھا وہ جو تھا جس میں ہمارے معروف اینکر طلعت حسین صاحب بھی شامل تھے, اس میں جناب ایک دم سے اسرائیلی کمانڈوز نے اٹیک کیا. 10 افراد اس میں مارے گئے جو جا رہے تھے رضاکار. رجب اردوان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے بہت شور مچایا, سفارتی تعلقات تب بھی نہیں توڑے, ختم نہیں کیے, ان کا لیول کم کر دیا. اوکے رائٹ. اس کے بعد مقدمے بازی شروع کی, یہ کمپنسیشن کی بات ہوئی. بالآخر صرف 2 سال قبل $20 ملین وہ جاں بحق افراد کا خمیازہ لے کر فل فلیجڈ ڈپلومیٹک تعلقات بحال کر دیے. ٹھیک. اب آپ خود کہ جو خلافت عثمانیہ کی حیثیت سے تقریباً 600 برس تک یروشلم پہ قابض رہے یا وہ آپ کے پاس تھا. لطیفہ یہ ہے کہ دسمبر 1917 میں برطانیہ کا جرنیل ایلن بائی جو ہے وہ گیا تھا یروشلم میں, اس نے آزاد کروایا. ہاں جی. کس سے؟ عرب اتحادیوں کے ساتھ. عرب اتحادی ان دنوں کے کون تھے اب میں کیا کہوں. لارنس آف عربیہ کے بھائی جان. ایک اسلام آباد سے کال. السلام علیکم جی.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। शाहिद रशीद कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो है पूरी इस्लामी दुनिया इस पर जोर दे रही है कि अमेरिका का जो किरदार है उसको इस तनाज़े से माइनस कर दिया जाए जी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप अमेरिका को माइनस कर देंगे तो इस वक्त दुनिया का कोई भी मसला अमेरिका को निकालने के बाद क्या आप सॉल्व कर सकते हैं या आप समझते हैं कि वो सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल नहीं जी, मैं नहीं कम से कम समझता, लेकिन ये बड़े लोग हैं भाई, हो सकता है इनके जहन में कोई हो कि वो कर सकता है। मैं तो सिर्फ ये दाद फरियाद कर रहा हूँ कि जिस इजलास में तमाम इस्लामी ममालिक ही इकट्ठे मौजूद ना हो, और कोई ऐरे गैरे ममालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस इजलास में सऊदी अरब की नुमाइंदगी नहीं है भरपूर, उनके किंग नहीं हैं, उनके जवां साल शहजादे नहीं हैं, UAE के सरबराह नहीं हैं, मिस्र के नहीं हैं, उस इजलास के आपका अपना घर इकट्ठा नहीं है, तो आपकी क्या सुनवाई होगी? क्यों ट्रंप आपकी बात मानेगा? और अगर ट्रंप नहीं मानता तो कोई और क्यों माने? सीधी सी बात है। ये बात मुझे कम से कम समझ में नहीं आती। हम बस वावेला मचाने को, मजम्मत करने को, तो अगर एक मजम्मती तकरीर ही करना थी तो ममनून हुसैन चले जाते। और हमारा बिल्कुल जोवियल एटीट्यूड है, बच्चों वाला। ये 3 तजावीज तो बिल्कुल ही सानू भी ले चल नाल वे बाऊ सोनी गड्डी वाले वजीर आजम जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब किस हैसियत में जा रहा था, मुफ्त का क्यों नहीं? उन्हें मतलब इस्तांबुल कभी देखा नहीं था बच्चे ने, बिल्कुल देखा है। या ये कि जैसे एक जमाने में भाई के साथ जाते थे कि लुकमा देना इसलिए गए थे, वहां पहुंचे हैं। अच्छा, आप गए एक इमरजेंसी सिचुएशन में, वहां उतर के एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के वजीर आजम की कोई प्रेस टॉक नहीं हुई। ये प्रेस टॉक किसकी हुई है? खादिम आला साहब की। खादिम आला साहब की। चलें जी, हम कहते कि ये फ़लस्तीन के कॉज को उठाकर शायद वहाँ पे तकरीर भी करेंगे, कहेंगे हमारे वज़ीर आज़म का चूँकि गला ख़राब है तो वो बोल नहीं पा रहे, तो मैं बोलता हूँ, तो मैं अपने वज़ीर आज़म की तरफ से तो एक ऐसी तकरीर करेंगे तो हमें यूँ एहसास होगा, दुनिया को पैगाम मिलेगा कि अच्छा भाई ये पाकिस्तान का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, वो है भी पैशनेट कितने तो ना, उनका मतलब एक ठंडे से लॉन्चिंग आदमी हो जाए। खाकान साहब उन्होंने क्या तकरीर की? एक तो वहां पहुंचते ही पहले उन्होंने एक ट्वीट मारा कि जस्ट लैंडेड। पहले तो उन्होंने ट्वीट किया ना कि मैं जा रहा हूँ वजीर आज़म, और फिर उसके बाद अब उसके बाद वहां पर प्रेस टॉक करते हैं वो करने के बाद तो उसमें फलस्तीन का जिक्र भी किया या नहीं, या उसका वो कोई किया, चले शुक्र, वहां करने के बाद वो पहुंच के मैंने कहा मेट्रो देखने चले। इस्तांबुल के हाल ही में इलेक्ट हुए मेयर को मुबारकबाद देने। ओह हाँ, मतलब ये उनकी अपनी वेबसाइट से जारी शुदा बीवी, मैं कोई खुफिया नहीं, मैं तो कोई मैं को अंदर की वो जैसे नहीं आती थी, वो जब जाते हैं हांगकांग गए थे वो कागजात लेने रावलपिंडी मेकअप लेके आ गए। ये तो भाई उनकी अपनी पब्लिसिटी। हाँ, इन्होंने जो अपना ट्विटर हैंडल है उस पे वो सीएम उसमें वो जनाब वो उसके बाद गए हैं एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में, फिर उनसे तोहफा भी वसूल किया क्योंकि तोहफा मोहब्बतें बढ़ाता है। नहीं, अरे भाई खुदा के लिए वो डोनेट कर दें वो पैलेस्टीनियंस की इमदादी किसी फंड में, की बात कर रहा हूं। मे बी ही विल डोनेट इट। अच्छी भी उनकी कोई, आप भी हर वक्त शहबाज शरीफ को सिर्फ डाउन करते हैं। भाई मुझे क्या मतलब, मेरा प्यो मरा है शहबाज शरीफ में, मुझे क्या लेना देना? मुझे एक बात समझाओ कि कोई तुक बनता है कि एक वजीर आला, बिल्कुल भी नहीं, या तो मैं ये कहता हूँ कि वहां पे वही कहता हूँ ना, या फिर ये कि कोई शक शुबा था कि वहां पे शायद खाकान अब्बासी गए कि देखें अब मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, तुम लोगों को पता लग गया है, ये निगाह रखनी थी, कोई और हरकत ना कर। नहीं, देयर वाज नो नीड, मैं मजाक कर रही थी आपके साथ। एब्सोल्युटली उनको कोई जरूरत नहीं जाने की किस हैसियत से गए, कहीं दिल ना फेंक दें, मतलब क्या उसमें निगाह रखने गए थे, कोच करने गए थे, उसको क्या वही बाजी थे। आई डोंट नो। और ये जोवियल एटीट्यूड है, इससे पैगाम लोगों को ये जाता है कि यार असेंबली सेनेट खत्म, ये तो गए यरूशलेम। अच्छा, अगर आपका क्या ख्याल है कि आज के ग्लोबल विजिलेंस में ये जो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, ये ट्रम्प जिसका आपने बड़ा कहा ये वो, उसकी एम्बेसी को ये पता नहीं कि आपके घर में क्या हालात चल रहे हैं? ऑफ कोर्स उनको पता। ये इतनी बड़ी एम्बेसी क्यों है? उन्हें पता है कि भाई आप तो सेनेट से वो बिल मंजूर नहीं करवा पा रहे जो कौमी असेंबली में पास हो चुका है,
اور جو اگر پاس نہ ہو تو آئندہ انتخابات کے وقت مقررہ پر ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. لا محالہ قومی اسمبلی میں آپ نہیں کروا پا رہے اور آپ وہاں پہنچ کے کہہ رہے ہیں اوے ٹرمپ گیو می اے بریک. اور اس سمے چلیں میں واقعتاً یہ سمجھا کہ شاید شہباز شریف نے یہ ایک سپیس دیکھی کہ یار اوکے میں ذرا ایک گلوبل اپنے آپ کو ایڈ کروں. خبر یہ تھی نا کہ وہ وہاں سے لنڈن روانہ ہو گئے تو اب سمجھ میں آ گئی وہ کیوں گئے تھے وہاں. لنڈن آگے جا رہا تھا تیارہ ہو گئے ہوں گے اپنے لنڈن. تو یہ ماسی بیڑا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کیا مسئلہ. نہیں this is it's odd and very wrong but I mean میں ابھی stupid and in what cause. ہاں آپ کی اس کاز کے ساتھ ذاتی یعنی کہ سنجیدگی درست اتنی ہے انڈرمائن کر رہے ہیں آپ اس کو بالکل اپنی اس میں آپ کہتے ہیں کہ دنیا آپ کو سنجیدہ لے. نہیں. اور اسی طرح باقی جو وہ لوگ بھی اور وہاں پہ اکٹھے تھے میں وہی تو رو رہا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. You're right. اور سب سے بڑی بات جو میزبان تھے کیا انہوں نے توڑ لیے سفارتی تعلقات اسرائیل سے امریکہ سے؟ نہیں. تو ایک تقریر کرنے کے لیے وہ بھی اور ان حالات میں جب آپ کو میسیجنگ پھر یہ آ رہی ہے کہ بھائی صاحب انضمام کا کیا ہوا, فاٹا کا کیا ہوا, ہالینڈ سے تقریر فون سن لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر نصرت زبید صاحب کیسے رہے کر رہے ہیں ہالینڈ سے؟ جی کیسے صاحب؟ سر میں ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ. جی بھائی جان اردو بول دیں تاکہ لوگوں کو بھی ذرا دیکھیں نا. مجھے تو بڑی خوشی ہو پنجابی بولیں لیکن قومی زبان. جی سر اردو میں کر لیتے. سر میں آپ کا پروگرام بڑے غور سے روز دیکھتا ہوں. آپ جو بات ابھی کر رہے ہیں جو یہ شہباز شریف والی, مجھے سر یہ کہنا ہے اگر ان سے یہ پوچھ لیں اگر انہوں نے اپنی جیب سے جانا ہوا ترکی تو یہ اپنے گھر سے نکل کر دوسری گلی میں نہیں جا سکتے. یہ کہ عوام کا پیسہ ہے اور یہ انجوائے کر رہے ہیں اس کے اوپر. نہیں خیر پیسے تو ہیں. یہ جب جوان تھے تو جاپان وغیرہ جاتے تھے لیکن اس وقت ابا جی حساب رکھتے تھے ایک ایک چیز کا. وہ انہیں بھیجا کرتے تھے فیکٹری کے لیے سامان وغیرہ لینے کا کاروبار کے. انہیں سیر سپاٹے کا شوق ہے. جی جی بالکل جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ایک عالمی فورم پہ ان کو جانے کی ضرورت صرف ایک وزیر اعلیٰ کا, ایک اور کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا بخدا مجھے بالکل اعتراض نہ ہوتا کہ فرض کریں ہم کو یونٹی مراد علی شاہ صاحب ہوتے اور یہ ہمارے پرویز خٹک صاحب, تو شاید ہم کہتے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ لڑتے مرتے ہیں, ہم 3 مختلف جماعتوں سے ہیں, میں مسلم لیگ سے ہوں, یہ میرا ایک وزیر اعلیٰ یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ دوسرا وزیر اعلیٰ, ہم تینوں لیکن اس معاملے پر پوری پاکستانی قوم اکٹھی ہے. تو میں یہ کہتا کہ یہ 2 وزراء اعلیٰ کا جانا ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے, لیکن ایک ہی جماعت کے اور وہ بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو وہی کرنا تھا. تو یار اسرار اللہ زہری کو لے جاتے یار بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو, اور آخر میں پھر بات وہی نکلی کہ وہاں سے لندن میں گئے اپیرنٹلی ٹکر یہ چل رہا تھا کہ وہ آگے لندن جانا تھا. تو پھر یہی ہوا نا کہ سٹاپ اوور تھا. یروشلم کی فلسطین کی آپ کو اتنی نہیں بس. چلیں وہ اگر خود اتنے منافق ہو تو ٹرمپ کے ساتھ کیا بات کر. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بی شہباز شریف صاحب کے کسی نامعلوم چاہنے والے نے مجھے واٹس ایپ پہ کچھ یعنی تصاویر بھیجی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز صاحب کو رجب ایردوان صاحب نے ذاتی طور پر بلایا تھا اور وہ ان کی آمد پہ اتنا خوش ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کی تصویر بھی لگائی ہے اپنے ذاتی فیس بک اکاؤنٹ پہ ایردوان نے. تو اس سے جیروسلم کا کیا ہوا؟ یاری شرم کا وہی ہوا. لیکن اس وقت جو ہے مجھے چھوڑو, میں کہہ رہا ہوں عالمی سے مقامی اویس لغاری صاحب جو ہیں اچھا ہمیں مل گئے ہیں, ونڈرفل لائن پہ ہیں. السلام علیکم جی لغاری صاحب. وعلیکم سر. حضور گزارش یہ ہے کہ کل آپ نے یقیناً اخبارات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں, نیشن اور نیوز میں 2 اداریے تھے,
जिन में था कि जनाब जेट फ्यूल जो है उसमें कमी हो रही है और उसकी वजह ये बताई गई थी कि जी चूँकि फर्नेस ऑयल नहीं अब इस्तेमाल होता और वगैरह। उससे बराह रास्त आपका ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसका जिक्र करते हुए लोड शेडिंग का मैंने तस्करा शुरू किया भाई, तो लाइनें लग गई। लोगों ने कोयटा से लेकर पेशावर तक फरियाद की कि 5-5 घंटे 8-8 घंटे बत्ती नहीं है। बाय द वे 4 दिसंबर तक मैं FA2 इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरा ख्याल है मेरे वहाँ लोग बिल देते हैं, अनलेस ये कि एक गली छोड़ के आसिफ जरदारी रहते हैं, अगर वो नहीं देते तो उसमें मेरा समझ आइए आपकी बिजली क्यों जाती है। लेकिन ये कि 2 से 3 और रात को 3 बजे भी जाती है। तो भाई उसके बावजूद आज आपने जो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपने क्यों ये दावा कर रहे हैं कि लोड शेडिंग आपने ख़त्म कर दी है? आपकी आवाज़, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा वेरी कर रही थी, लेकिन मुश्किल से समझ आ गई है मुझे आपकी बात नुसरत भाई। जी बताइए। मैं कोई दावे गलत नहीं कर रहा और मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने जी दावों में, और दावों के ऊपर कंप्लीटली स्टैंड बाय भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक सही जी दावे करूंगा। मैंने 4 दिसंबर से कुछ घंटे पहले, उससे पहले बड़ी क्लियरली ये चीज स्टेट की थी PID के मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के कमरे के अंदर, और आज दोबारा उसको रिपीट किया है। हालांकि आज कोई और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां हमने कंपेटिटिव बिडिंग की पॉलिसी के ऊपर गए हैं, लेकिन मैं ये क्लेम किया था कि 8,600 फीडर्स में से 5,297 फीडर ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जहां 10% से कम चोरी हो रही है, और हम उस कैटेगरी के फीडर्स को जीरो लोड शेडिंग के ऊपर लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त सरप्लस बिजली है, पड़ी अवेलेबल है। लेकिन अवैध साहब वो आपके पास सरप्लस इसलिए होगी ना कि गर्मियां नहीं है भैया, कि नहीं? नहीं, वो आज कह रहे हैं 16,000 कुछ बना। मैं कह रहा हूं कि ये सरप्लस आपके पास इसलिए तो नहीं कि चूंकि सर्दियां हैं। सर्दियां तो हैं सर, मैं तो नहीं कह रहा गर्मियां हैं। हाँ। जब इंशाल्लाह गर्मियां आएंगी तब भी इंशाल्लाह सरप्लस होगी, क्योंकि उसके अंदर हाइडल ऐड हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर गैस के 4 प्लांट जो अभी जनवरी में कंबाइंड साइकिल पे जा रहे हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगे, क्योंकि पोर्ट कासिम के प्लांट जिसका अभी हमने इफ्तिताह किया है उसके 660 मेगावाट के दोनों प्लांट ऐड हो जाएंगे, तो सरप्लस 25,000 मेगावाट से ज्यादा उस वक्त भी प्रोड्यूस हो रही होगी। उस वक्त मांग हमारी 24,000 कुछ 100 मेगावाट पीक की होती है जनाब। अच्छा, अगर साहब ये बताए ना, जनरेशन तो आप लोग कह रहे हैं आपने बढ़ा भी दिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि आप लोग जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं पिछले दौर में इतनी पैदा भी नहीं हो रही थी, लेकिन क्या हम बार बार यही सुनते आ रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा इतना पुराना है, फरसूदा है कि वो ये लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप 25,000 मेगावाट अगर बना लेंगे तो क्या ज्यादातर आप लोगों को प्रोवाइड कर भी सकेंगे, या अभी भी हमारा सिस्टम उतना ही आउटडेटेड है कि इट कैन नॉट बेयर द लोड? जी, उस 25,000 मेगावाट के सिस्टम को अगर आज आप सिस्टम के अंदर 25,000 मेगावाट को पंप इन करें तो उसमें से 2-3 हजार मेगावाट ऐसा जरूर होगा जो आपके दूर दराज इलाकों में जहां सिस्टम अपग्रेडेशन अभी तक नहीं हुई उसके अंदर गुंजाइश रह जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास 3 से 4 महीने हैं और हम उन एरियाज के अंदर भी वॉर फुटिंग के ऊपर सिस्टम कंस्ट्रेंट। अच्छा वैसे साहब, अब आप ये देखिए, मेरा चूंकि प्रोग्राम का नाम है बोल बोल पाकिस्तान, यहाँ पे लोग कॉल करते हैं। पेशावर से एक कॉल आ गई है, उनकी बात सुनना पड़ेगी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी, पेशावर जल्दी से बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम मसूद जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से सवाल कर लें सर। अच्छा, इस तरह है कि मेरा ताल्लुक पेशावर क्वार्ट रोड से है। मैं जिस ग्रिड स्टेशन से लिंक हूँ दौरा रोड पर, वहाँ पर 90% रिकवरी है बिल की। अच्छा। और लोड शेडिंग जो है वो 8 घंटे है। ले भैया जी, अवैध साहब उन्होंने नाम भी बता दी, जगह भी बता दी, दावा कर रहे हैं 90% रिकवरी। रेफरेंस नंबर माला राका पंच मीटर बांध। एक मिनट सर, एक मिनट, आप उनको बात कर लेना मिनिस्टर साहब को जी। सर मैं बोल रहा हूँ पश्तो में, नुसरत भाई वो नहीं बोल रहे। हाँ मुझे पता है भाई, आपको पश्तो आती है और बहुत अच्छी आती है। सर मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ रेफरेंस नंबर मुझे दे। ऐसा वो हम अपने प्रोड्यूसर्स को लिखवा के आपको बाद में पहुंचा देंगे। अभी देना, मैं आपको इनकी फीडर की पोजीशन बता रहा हूँ। अच्छा अभी लाइव? जी अभी लाइव दे रहा हूँ।
हाँ अच्छा चले आप हमारे प्रोड्यूसर को बता दीजिए उस वक्त तक जो है ना ये रेफरेंस आपके पास जो है इस वक्त अवैस लगारी साहब आपको नहीं आप जो अपने घर में बैठे हुए लगारी साहब अरे भाई 1 मिनट अब ठीक है ना आपकी बात आ गई भाईजान। अच्छा जी मैं अवैस साहब आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आपके पास यकीनन ऐसा सिस्टम इस वक्त घर पे मौजूद होगा कि आपके पास रेफरेंस नंबर आया आप उसके बारे में हकायक बता दें जी। लेकिन मेरे जैसा आम बदनसीब सारिफ जब मेरे यहाँ फर्ज करें होगी 3 घंटे लोड शेडिंग और मैं दाएं बाएं देखूंगा, मैं ये कहूंगा मेरे इलाके में मेरे मोहल्ले में लोग तो जो रहते हैं वो गालिबन बिजली नहीं चोरी करते होंगे, तो मैं कैसे मालूम करूंगा? सर आप मुझे रेफरेंस नंबर तो दें, मैं अपनी सफाई तो पेश कर सकूं। अरे भैया वो लेके अभी आपको बताते हैं, अभी लेके आपको बताते हैं। अवैस आपकी स्मार्ट टिप्स में जानता हूँ कराची से कॉल एक लेते हैं। जी भैया कराची। सर जावेद साहब लगारी साहब कह रहे हैं कि जी एक्सेस में बिजली है, ये यहाँ पर क्लिफ्टन के इलाके में के इलेक्ट्रिक है ये मेन पीआई नहीं वो के इलेक्ट्रिक है, उसमें वो जिम्मेदार नहीं होंगे भाई। अवैस लगारी को घेरने के लिए रेफरेंस नंबर दीजिए। हेलो जी जी चले वो के इलेक्ट्रिक है, वो भी एक जनरली वो के इलेक्ट्रिक हो गई। अच्छा तो आप मुझे एक बात बताइए ना, वो ये इस सिलसिले में आप क्या करेंगे रेफरेंस? नुसरत भाई दूसरा मैं आपको बात बताऊं 90% है या नहीं वहां से। ये जो एप्लीकेशन है ना सर जिससे मैं आज आपको रेफरेंस नंबर को टाइप इन करके दे रहा हूँ, ये एप्लीकेशन दुनिया हमारी पाकिस्तान में तारीख में पहली दफा अगले हफ्ते में हर आम और खास के लिए लॉन्च करने लगा हूँ। यानी जैसे ये मेरा फोन है इस पे वो होगी? जी जनाबे वाला व्हाट्सएप की तरह आप बीच में टाइप इन करेंगे अपना रेफरेंस नंबर, आपको अपने बिलिंग के सारे जी डिटेल पता चलेंगे और आप अपनी पूरी जो फीडर होगा उसके ऊपर तफसील से कौन से घंटे बिजली आई, कितने घंटे नहीं आई, कितने मिनट किस घंटे में आई और पूरे दिन की क्या शेड्यूल थी और कितने आई एक्चुअली, उसका आप हर रोज हिसाब ले सकेंगे इन कंपनी से। तो ट्रांसपेरेंसी के जरिए और इंफॉर्मेशन के जरिए हम इनकी अकाउंटेबिलिटी आपसे करवाएंगे रोज, ताकि सिर्फ मैं ना कर रहा हूं, हर पाकिस्तान का सारिफ कर सके इस चीज को। अच्छा नहीं इट्स ब्रिलियंट, आई मीन ऑनेस्टली। एक जाम शोरों से कॉल है भाई, जाम शोरों सुन लें भी लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर मैं एडवोकेट अयाज अली की बात कर रहा हूँ जाम शोरों से। सर हमारे यहाँ तकरीबन जो है ना 10 घंटे डेली लोड शेडिंग है जाम शोरों में। तो वो रेफरेंस नंबर मांगेंगे, यही बात आएगी। दे दे मुझे रेफरेंस नंबर। हाँ वो तो सीधी साधी देखें, वो ये बात आप क्या आपकी बेसिक पोजीशन ये है अवैस लगारी साहब, लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि जिस ग्रिड स्टेशन पे 90% पेमेंट है उसके लिए सहूलत ही सहूलत है। हर महीने जो है हम मैं देता हूँ ना, जिसमें 80% होगी नुसरत भाई उसमें 2 घंटे लोड शेडिंग होगी, जिसमें 70% होगी उसमें 4 होगी, जिसमें 60% होगी उसमें 6 होगी, जिसमें 70% से ज्यादा होगी वहाँ 8 से 12। अच्छा चले ओकाड़ा से कॉल है जी लगारी साहब, ओकाड़ा से। जी मलिक मजहर बात कर रहा हूँ। नसर साहब क्या हाल है? जी ठीक जी आप पूछे, सवाल करेंगे, टाइम कम है। जी मिनिस्टर साहब से कहना है कि उकाड़ा सब डिवीजन लेस्को का है, ये उकाड़ा में सिटी का है, इसमें पहले इनकी अनाउंसमेंट से पहले 0 लोड शेडिंग थी, तो अभी क्या तो भाई वो फिर कहेंगे कि वो नंबर बताएं। जी नंबर लिखे 01 11411 हाँ 0131966। हाँ तुम ये रिपीट कर सकती हो लगारी साहब? मैं कर सकती हूँ। 0111411013196। बिल्कुल जी यू है ये आगे एंड पे आता। जी जी हाँ जी। तो आप क्या भी बता सकते हैं इस हमारे सारिफ को ओकाड़ा से जो है? जी इनका नाम क्या है जी? मलिक मजहर अब्बास साहब हैं जी, मलिक मजहर एडवोकेट भी कह रहे हैं साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। फैसल महमूद कॉलोनी। जी बिल्कुल उकाड़ा से। जी आपकी जी शेड्यूल लोड शेडिंग आज की तारीख में 2 घंटे थी। अच्छा। और उसमें इस वक्त दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच में 45 मिनट गई और 1 से 2 बजे के बीच में 15 मिनट गई आज बिजली। ऐसे ही है जी मलिक साहब। कल जी आज इतनी गई है लेकिन कल तक मलिक साहब देखिए ना, अब आपने नंबर भी दिया, क्यों मुझे
अवैस लगारी से शर्मिंदा करवा रहे हैं आप। जी एक इस्लामाबाद से कॉल जी। हेलो इस्लामाबाद। नहीं अब वो तो आप ठीक कह रहे हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद से नजर मोहम्मद बात करूं। जी नजर मोहम्मद साहब। सर मैं ये D12 सेक्टर में रह रहा हूँ और इस दफा हमारे बिल जो आए थे मीटर लीडर ने उसको रीड भी नहीं किया था और सबको नहीं ये अब एक अलग मसला। जी भैया मीटर रीडर जो है अगर गलत रीडिंग करे अवैध साहब आपने तो कोई सजा वगैरह भी उसके लिए तजवीज की है गालिबन कानून 3 साल 3 साल सेनेट में पास नहीं हुआ अभी तक। पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया, जैसे दे देगी पास कर देंगे। अच्छा तो लेकिन उस वक्त तक जब तक आप कानून नहीं बना पा लेते तो हम क्या करें? मतलब मैं सारे बिलिंग के ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है सर। अभी मैं आपको 15-16 दिसंबर को रिजल्ट दूंगा कि इस महीने। अच्छा चले आप फिर आप मेरे साथ वादा करें इंशाल्लाह हम 25 या 26 दिसंबर को आपको यहाँ स्टूडियो में बिठाएंगे और 1 घंटा आप लाइव कॉल लेंगे। ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नुसरत भाई, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चले अच्छी एक एक्सरसाइज थी मेरे ख्याल में नुसरत साहब। ये कम से कम उन्होंने चेक करके बताया कि आज इतनी ही थी जितने लगारी साहब कह रहे थे। हाँ मानना पड़ेगी। चलें आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इस इशू को हम जरूर दोबारा उठाएंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।